हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 3 में बच्चों हम सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन आखिर होते क्या है। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे बच्चों। हर एक कंसेप्ट को, हर एक परिभाषा को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेंगे और बाद में दोहराएंगे भी। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा क्या है, आखिर त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है। देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात इसके कोणों के मानों के फलन होते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय फलन अथवा बच्चों क्या कहते हैं, वृत्तीय फलन कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या है बच्चों? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात होते हैं ना, वो इसके कोणों के फलन होते हैं। तो भुजाओं के अनुपात कोणों के फलन होते हैं। इन्हीं फलनों को हम त्रिकोणमितीय फलन अथवा वृत्तीय फलन कहते हैं। कैसे, समझिए बच्चों। जरा विचार कीजिए इस समकोण त्रिभुज पर। इस समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी, एबीसी बच्चों समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम जानते हैं ये क्या होता है? कर्ण होता है। जिस कोण की बात आप कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोण सी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इस थीटा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा को बच्चों क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये जो अन्य तीसरी भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है। अगर हम कोण ए के संदर्भ में बात कर रहे होते बच्चों, तो ये बीसी क्या हो जाता? लंब हो जाता। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, आधार, लंब और कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को तो हम बच्चों क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं और तीसरी भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब ये इन भुजाओं के जो अनुपात होते हैं ना बच्चों, जैसे कि लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात है ना, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात है ना, लंब और आधार का अनुपात लिया जा सकता है, या इनके उल्टे भी लिए जा सकते हैं बच्चों। आधार आधार बटे लंब लिया जा सकता है ना। कर्ण बटे आधार लिया जा सकता है, कर्ण बटे आधार लिया जा सकता है, और कर्ण बटे लंब भी लिया जा सकता है ना। तो ये इस प्रकार से छह क्या होते हैं? भुजाओं के अनुपात होते हैं। भुजाओं के अनुपात होते हैं बच्चों। और इन छह अनुपातों को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब और कर्ण, इन दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? इस कोण की ज्या साइन थीटा होता है। इस कोण थीटा की ज्या, जिसे हम साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। आधार बटे लंब कोट थीटा के बराबर होता है। ये सेक थीटा के बराबर होता है। और ये बच्चों कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं बच्चों, इनके अनुपात इस थीटा के क्या होते हैं? फलन होते हैं। अर्थात जैसे जैसे थीटा में परिवर्तन होता है, इन अनुपातों में भी परिवर्तन होता है। तो ये जो छह अनुपात है बच्चों, यही क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। भुजाओं के अनुपात थीटा के फलन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके बारे में बच्चों आप कक्षा 10 में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये थीटा के बदलने पर अनुपात बदलता है। थीटा पर भुजाओं का अनुपात कैसे निर्भर करता है बच्चों। उसके लिए हमें विचार करना होगा एक इकाई वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? देखिए,
मैं कह रहा हूं कि अगर आपको त्रिकोणमितीय फलनों को समझना है, अनुपात थीटा पर कैसे निर्भर करते हैं ये समझना है, तो आपको विचार करना होगा इस इकाई वृत्त पर। देखिए, एक इकाई वृत्त में किसी बिंदु P x, y के लिए त्रिकोणमितीय फलन निम्न प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं बच्चों। इस बिंदु के लिए वह त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय फलनों को अभी परिभाषित करके दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ये थीटा पर निर्भर करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बिंदु P x, y पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये ओ एम, यहाँ पर ओ एम कितनी होगी, ओ एम की लंबाई होगी एक्स, ओ एम कितनी होगी एक्स, और पी एम कितनी होगी, पी एम होगी बच्चों वाई, है ना, पी एम होगी वाई। ये ओ एम एक्स बच्चों और ये पी एम कितनी वाई, तभी तो ये बिंदु एक्स कोमा वाई है। जैसे कि 3,4 होता तो एक्स पे 3 और वाई पे 4 चलते ना। तो ये हो गई आपके पास x और ये y। अगर इस कोण को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। और बच्चों ये किस प्रकार का वृत्त है, इकाई वृत्त है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी लंबाई की है, इकाई लंबाई की है। तो ये OP जो है, ये OP क्या है, इकाई लंबाई की है, तो ये एक इकाई है। ये कितनी है, एक इकाई। ये x इकाई होगी, x इकाई, और ये y इकाई बच्चों, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। फिर देखिए, समकोण त्रिभुज बन गया क्या आपके पास, समकोण त्रिभुज POM में, POM में देखिए, साइन थीटा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना, एक बच्चों। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो साइन थीटा तो हो गया y, साइन थीटा क्या हो गया y। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी कि x बटे एक, ये हो गया बच्चों x। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये y बटे क्या हो गया x, y बटे x हो गया। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो ये x अपॉन वाई हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा एक बटे एक्स, ये हो जाएगा एक बटे एक्स। और बच्चों यहाँ से आप निकाल सकते हो कोसेक थीटा, वो हो जाएगा एक बटे वाई, यानी कि लंब, कर्ण बटे लंब बच्चों, कर्ण बटे लंब। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने इस इकाई वृत्त के बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए परिभाषित किए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये P एक्स कोमा वाई यहाँ न होकर यहाँ होता तो आप कहते कि सर ये कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन लंब छोटा हो जाता और आधार क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। लंब छोटा और आधार क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। यानी कि ये देखो एक्स का मान तो बढ़ जाता, लेकिन वाई का मान यहाँ पर क्या हो जाता, कम पहले से। तो ये थीटा के बदलने पर, थीटा के बदलने पर एक्स और वाई क्या होते हैं, बदलते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति फलन बदलते हैं बच्चों। जैसे जैसे थीटा बदलता है वैसे वैसे ये भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, बदलते हैं। इसीलिए इन अनुपातों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और ये कैसे थीटा के मान पर निर्भर करते हैं बच्चों। एक बार फिर से देखिएगा सारी कहानी को, सारी कहानी को बच्चों फिर से देखिएगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि ये पी एक्स कोमा वाई यहाँ न रहकर यहाँ रहता है ना, तो फिर देखो लंब और आधार बदल जाते ना, ये लंब कम हो जाता, ये आधार पहले की अपेक्षा क्या होता, बढ़ जाता, है ना। पहले ये y था और ये x था, जैसे ही आपने थीटा में परिवर्तन किया x और y में परिवर्तन हो गया, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गए बच्चों, बदल गए।
ऐसे ही अगर ये p प्रथम चतुर्थांश में न होकर द्वितीय चतुर्थांश में होता, अगर ये यहाँ होता बच्चों, तो देखिए आप क्या कहते, इस प्रकार से ये x तो क्या होता, माइनस में माइनस का x होता, यानी कि ये x होता, और ये y, ठीक है ना, और ये आपके लिए थीटा। तो इस केस के अंदर देखो, अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में होता तो x जो होगा लेस देन 0 होगा और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जबकि इस केस के अंदर x और y दोनों ही क्या थे, धनात्मक थे। प्रथम चतुर्थांश में तो क्या होते हैं, धनात्मक धनात्मक होते हैं ना, यहाँ क्या होते हैं, x ऋणात्मक और y क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ मैंने यही बात तो लिखी है। अब अगर आप ऐसे अनुपात निकालोगे तो आपके पास साइन थीटा जो कि क्या था बच्चों, y था, ये तो पॉजिटिव रहेगा। कोस थीटा जो कि क्या था, x, ये क्या रह जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा। जबकि पहले इस चतुर्थांश में इस थीटा के लिए कोस थीटा क्या था, धनात्मक था। द्वितीय चतुर्थांश में ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो है थीटा के फलन होते हैं। त्रिकोण समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो इसके कोण के फलन होते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ साइन थीटा द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है, लेकिन कोस थीटा क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या चतुर्थांश बदलने पर त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह बदलते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह भी चतुर्थांश बदलने के साथ साथ, यानी कि थीटा बदलने के साथ साथ बदलते हैं। कैसे बदलेंगे जरा देखिए बच्चों। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा करते हैं इकाई वृत्त की। हम एक इकाई वृत्त पर चर्चा करते हैं बच्चों। ये इस प्रकार से आप एक इकाई वृत्त पर चर्चा कीजिए पहले, और फिर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बदलते हैं चिन्ह। देखिए बच्चों, ये एक इकाई वृत्त है, ये मूल बिंदु है, ये 1,0 होगा, ये बिंदु -1,0, ये 0,1, और ये बच्चों 0,-1। अगर हम इस वृत्त के बिंदु P की बात करें, इस बिंदु P की बात करें जो कि प्रथम चतुर्थांश में, अगर ये बिंदु P x, y प्रथम चतुर्थांश में है बच्चों, तब देखिए प्रथम चतुर्थांश में है, तब देखिए इस बिंदु के लिए आप निकाल लीजिए त्रिकोणमितीय फलन Px, y के लिए। अगर Px, y प्रथम चतुर्थांश में है, तब देखो पहला केस 1, यदि Px, y प्रथम चतुर्थांश में है, तब अगर प्रथम चतुर्थांश में है, तब हमें पता है बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन थीटा क्या होगा, y होगा, जो कि क्या होगा, धनात्मक। कोस थीटा क्या होगा, x होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा बच्चों, वो दोनों धनात्मक ही तो होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु कैसे होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक ऋणात्मक बिंदु होते हैं, और यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक बिंदु होता है बच्चों, ठीक है। तो पी एक्स कोमा वाई अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों धनात्मक होंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, y/x होता है, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक बटे धनात्मक। इसी तरीके से कोट थीटा जो कि x/y होता है, ये भी क्या होगा बच्चों, धनात्मक। सेक थीटा जो कि 1/x होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक। और बच्चों कोसेक थीटा जो कि क्या होता है, 1/y होता है, ये भी क्या होगा, धनात्मक। तो अगर Px, y प्रथम चतुर्थांश में है बच्चों, तब तो
ऑल पॉजिटिव, सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे? धनात्मक। लेकिन अगर ये क्या हो, द्वितीय चतुर्थांश में हो बच्चों, पी एक्स कोमा वाई द्वितीय चतुर्थांश में हो, तब देखिए वही पहले इकाई वृत्त बना लीजिए आप। इस इकाई वृत्त पर चर्चा करेंगे बच्चों। और पी एक्स कोमा वाई को कहाँ लेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में लेंगे। कहाँ लेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y, y डैश, ये वाला बिंदु 1,0 हो जाएगा। ये -1,0 इकाई वृत्त है, इसलिए ये 0,1 और ये बच्चों 0,-1। हमें विचार करना है इस बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर, इस बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर इस समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। इस समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। इस कोण थीटा के लिए, इस कोण थीटा के लिए ये y है और ये क्या है बच्चों? x है। ठीक है, x क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक धनात्मक प्रकार के बिंदु होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो आप मुझे बताइए, इस केस के अंदर साइन थीटा जो कि क्या होता है? y तो क्या होगा? धनात्मक होगा। कोस थीटा जो कि होता है x, ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? यहाँ पर y/x होता है। तो धनात्मक बटे ऋणात्मक, y कैसा है? धनात्मक है, और x कैसा है? ऋणात्मक। तो धनात्मक बटे ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोट थीटा वो होता है बच्चों x/y, ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। सेक थीटा 1/x, जहां x आ जाएगा वो सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। और जहां सिर्फ y रहेगा 1/y, ये कैसा रहेगा बच्चों? धनात्मक रहेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा बाकी चारों त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं बच्चों। फिर अगर आप इस पी एक्स कोमा वाई को तृतीय चतुर्थांश में लेकर सोचेंगे बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में लेकर सोचेंगे, तो जरा इस पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। अब थीटा आपके लिए क्या है? ये है यहाँ पर थीटा। तो x ऋणात्मक और y भी क्या? ऋणात्मक। x और y दोनों क्या रहेंगे इस केस में? ऋणात्मक रहेंगे। तो अगर हम थर्ड की बात करें बच्चों, तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तो अगर हम चिन्ह देखेंगे, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह देखें अगर हम, तो ध्यान दीजिएगा, y भी ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है। ऋणात्मक ऋण बटे ऋणात्मक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये दोनों क्या रहेंगे? ऋणात्मक। तो तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन थीटा और कोट थीटा ही क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। और बाकी चारों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से आप चतुर्थ चतुर्थांश पर भी विचार कीजिए बच्चों। अगर ये बिंदु पी एक्स कोमा वाई चतुर्थ चतुर्थांश का है, ये बिंदु पी एक्स कोमा वाई यहाँ है बच्चों, तो आप देखेंगे कि x तो धनात्मक है लेकिन y क्या है? ऋणात्मक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फोर्थ की चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, तो x वाले तो धनात्मक है, बाकी क्या है? y वाले ऋणात्मक है। तो देखिए, x वाला धनात्मक, ये भी धनात्मक, और ये बाकी सब कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, क्योंकि y क्या है? ऋणात्मक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। बाकी चारों त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा चतुर्थ चतुर्थांश का है तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर थीटा तृतीय चतुर्थांश में है
तो फिर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और बच्चों अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और अगर बच्चों थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा थीटा किस चतुर्थांश में होता है हमें कैसे पता चलेगा? अगर कोई आपसे पूछे कि 60 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है तो आप बता पाएंगे क्या? जरा सी इसकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जरा सी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वही हम एक इकाई वृत्त पर चर्चा करेंगे। देखिए इकाई वृत्त के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कौन सा थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, इस इकाई वृत्त के बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर हम चर्चा करते हैं। तो ये मूल बिंदु है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। बच्चों अगर हम इस कोण की बात करें, अगर पी एक्स कोमा वाई यहाँ है तो ये होता है बच्चों 0 डिग्री, और अगर पी एक्स कोमा वाई यहाँ होता है तो ये होगा 90 डिग्री π/2। ठीक है, तो इसके बीच में 0 से 90 बीच के बीच में जो भी कोण होगा वो कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। 90 से लेकर 0 से लेकर 90 तक तो प्रथम चतुर्थांश में, और 90 से लेकर 180 यानी कि पाई तक, π/2 से पाई तक वाले कोण कौन से होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। फिर पाई से 3π/2 वाले कोण कौन से में होंगे? वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तृतीय चतुर्थांश में होंगे। 3π/2 से 2 पाई वाले कौन से में होंगे? फोर्थ चतुर्थांश में होंगे। फिर 2 पाई से लेकर आगे π/2 तक यानी कि 360 + 90, ये कितना हो जाएगा? 5π/2। 5π/2 वाले वापस किस में होंगे? 2 पाई से बड़े लेकिन 5π/2 से छोटे, वो किस में होंगे बच्चों? प्रथम चतुर्थांश में। 5π/2 से बड़े लेकिन 3 पाई से छोटे बच्चों, 3 पाई से छोटे वाले किस में होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। 3 पाई से बड़े लेकिन 7π/2 से छोटे तृतीय चतुर्थांश में होंगे। 7π/2 से बड़े लेकिन 4 पाई से छोटे चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा कोण किस चतुर्थांश में है। और कोण का अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर बच्चों आप त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह भी बता पाएंगे। मान नहीं बता पाए लेकिन आप चिन्ह जरूर बता पाएंगे बच्चों। क्लियर हो गई बात? त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों के संदर्भ में जो कुछ चर्चा की बच्चों हमने, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बताया मैंने आपको? देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, एक बार वापस से पूरी कहानी को समझ लीजिए। प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगर थीटा प्रथम चतुर्थांश में लाई करता है तो सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में है बच्चों तो केवल साइन थीटा और कोस थीटा क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अगर थीटा तृतीय चतुर्थांश में है बच्चों तो टेन थीटा और कोट थीटा धनात्मक होंगे। और अगर चतुर्थ चतुर्थांश में है तो कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। आ गई बात समझ में? किस चतुर्थांश में कौन सा थीटा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा? तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों? हमने त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा सीखी कि त्रिकोणमितीय फलन आखिर होते क्या हैं। हमने चर्चा की त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की। यहाँ तक की कहानी आपको अगर समझ में आ गई है तो अब आप आपकी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1, 2 और 3 को हल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आप आपकी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5, 6 और 7 को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए कैसे, एक एक करके हम हल करते हैं बच्चों सभी को। उदाहरण संख्या 3.5, थर्ड चैप्टर की उदाहरण संख्या 5। देखिए बच्चों यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित फलनों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। आपको चिन्ह बताने हैं कि ये फलन धनात्मक है या फिर ऋणात्मक। जरा देखिए, ए में आपको दे रखा है साइन 7π/18, 7π/18 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा
7 पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 18। तो अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें बच्चों तो ये आ जाएगा, 10 बार कट जाएगा, 70 डिग्री आएगा। और 0 से 90 डिग्री तक का कोण किस में होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन हो कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो 7 पाई/18 है ना, यानी कि 70 जो डिग्री है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का है। अर्थात अर्थात 7 पाई/18 प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में है। अतः अतः बच्चों साइन 7 पाई/18 कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। तो आप अब पहले आपका काम क्या है? थीटा पता करना। थीटा किस चतुर्थांश में है? अगर आपने ये पता कर लिया तो आप त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह आसानी से बता सकते हैं बच्चों। तो ये जो फलन है साइन 7 पाई/18 ये कैसा है? धनात्मक है बच्चों। कैसा है? धनात्मक। इसी के भाग बी पर विचार कीजिए। कोस 4 पाई/9, 4 पाई/9 4 इंटू 180/9। मैं इसको डिग्री में चेंज कर रहा हूं ताकि आसानी से पता चल जाए कि ये कितने डिग्री का है। ये आ जाएगा बच्चों 20 टाइम, और ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री भी क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि 4 पाई/9 जो है 0 से बड़ा किंतु पाई/2 से छोटा होता है, अतः कोस 4 पाई/9 कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है थीटा। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये होगा धनात्मक। फिर अगला देखिए 5 पाई/9, ये बच्चों हो जाएगा 5 पाई/9 कितना? 100 डिग्री हो जाएगा। और 100 डिग्री 90 से ज्यादा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम हल में लिखेंगे क्योंकि 5 पाई/9 जो है पाई/2 से तो ज्यादा होता है लेकिन पाई से कम होता है। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में है 10 5 पाई/9। ये कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। याद कीजिए द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा बच्चों। ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इसका चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक चिन्ह है। आगे देखिए फिर उदाहरण संख्या बच्चों 3.6, पाठ 3 का उदाहरण संख्या 6, इसे भी आप हल कर सकते हैं। मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन पाई/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल में साइन 90 डिग्री, अगर हम विचार करें इकाई वृत्त पर बच्चों, अगर हम इस इकाई वृत्त पर विचार करें तो हम इसका मान आसानी से बता सकते हैं। देखिए इकाई वृत्त पर आप विचार कीजिए और साइन पाई/2 का मान बताइए। ये इकाई वृत्त है, ये x डैश, y डैश, मूल बिंदु ये 1,0, ये 0,1, ठीक है ना। ये -1,0 और ये 0,-1। यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? किसी भी बिंदु P x, y के लिए विचार करें अगर हम,
पी एक्स कोमा वाई के लिए अगर हम विचार करें बच्चों, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है वाई। साइन थीटा क्या होता है? वाई होता है ना। यहाँ पर साइन थीटा होता है वाई के बराबर। अगर थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो ये पी एक्स कोमा वाई कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ से साइन पाई/2 बराबर कितना हो जाएगा? अगर इस पी एक्स कोमा वाई को अगर आप यहाँ लेके आओगे इस बिंदु पर, तो यहाँ पर y का मान क्या है बच्चों? थीटा को अगर 90 डिग्री बनाओगे तो यहाँ पर y का मान कितना है? 1 है। तो साइन पाई/2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन पाई/2 का मान कितना है? 1। इस तरीके से आप विचार कर सकते हैं। अभी इन सारे मानों को हम आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे ना बच्चों, ये सारे मान आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। आपको किसी इकाई वृत्त पर चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको अच्छे से सिखा दी जाएगी। लेकिन अभी तक क्योंकि हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, इनके चिन्ह क्या होते हैं, तो इनके मान ज्ञात हम कैसे करेंगे, तो अभी तक हम किस कंसेप्ट से करेंगे? इकाई वृत्त वाले कंसेप्ट से ही मान ज्ञात करेंगे। आगे चलकर आप सारणी से मान याद करेंगे बच्चों, और सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान आप सारणी की सहायता से करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इकाई वृत्त की सहायता से सोचेंगे तो पाई/2 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए कोस 0 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले सबसे पहले विचार करेंगे वही हम इकाई वृत्त पर। इकाई वृत्त पर विचार करेंगे बच्चों। देखिएगा, देखिएगा ये है x, x डैश, y, y डैश। इकाई वृत्त बना लीजिए और इसके किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर विचार कीजिए। x कोमा वाई पर विचार कीजिए। ये वाला बिंदु 1,0, ये वाला -1,0, ये 0,1, और ये बच्चों क्या होता है? 0,-1 होता है। ये मूल बिंदु होता है। देखिएगा हम पी एक्स कोमा वाई पर विचार कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपके लिए थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 0 डिग्री है। तो अगर आप थीटा को 0 डिग्री लेना चाहते हैं तो कम करते जाइए, कम करते जाइए, कहाँ आ जाएगा? पी। पी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इस बिंदु पर थीटा क्या होगा? 0 रहेगा। और इस बिंदु पर थीटा 0 रहेगा तो हम कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, कोस थीटा क्या होता है? इस केस में कोस होता है एक्स, इकाई वृत्त में एक्स होता है। तो कोस 0 यहां से क्या हो जाएगा? कोस 0 यहां से हो जाएगा कितना बच्चों? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि थीटा को अगर आप 0 लेंगे तो एक्स का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। इस तरीके से आप कोस 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। फिर देखिए tan पाई/2, तो यहाँ पर हल में टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है y/x। अगर हम इकाई वृत्त की बात करें तो इस इकाई वृत्त में अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं बच्चों, टेन थीटा की बात करते हैं, तो फिर ये क्या होता है? y/x होता है कि नहीं? देखिएगा इस पी एक्स कोमा वाई पर विचार कीजिए आप। ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, ये -1,0 होगा, ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये वाला पॉइंट 0,-1 और ये 0,1। पी एक्स कोमा वाई पर विचार कीजिए। इस बिंदु पर विचार कीजिए बच्चों। इस पर tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है y/x। हमें क्या चाहिए? ये थीटा, थीटा 90 डिग्री चाहिए। तो P कहाँ आ जाएगा? P आ जाएगा इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो इस केस के लिए tan पाई/2 के लिए ये हो जाएगा x, y का मान 1 और x का मान 0। यानी कि ये क्या रहेगा बच्चों? अपरिभाषित रहेगा। अपरिभाषित अनंत, जिसको आप बोलते हैं अनंत,
या अपरिभाषित। तो tan पाई बाय 2 का मान क्या रहेगा? अपरिभाषित अथवा अनंत। ठीक है, इस तरीके से आप इकाई वृत्त की सहायता से कुछ कोणों के मान तो ज्ञात कर सकते हैं, और अन्य कोणों के मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम इस अध्याय में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर लेंगे। फिर आगे देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 7 को कोस थीटा के अधिकतम और न्यूनतम मान लिखिए। तो यहाँ पर आप हल में लिख दीजिएगा कोस थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान। और बच्चों न्यूनतम मान कैसे लिखेंगे, जरा विचार कीजिए इस पर, कोस थीटा वाले पर। तो थीटा, कोस थीटा क्या होता है? एक्स होता है। तो एक्स का अधिकतम मान क्या है इसमें? एक्स का अधिकतम मान इकाई वृत्त में कितना है बच्चों? एक्स का मान यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर एक्स का मान 0 है, यहाँ पर एक्स का मान -1 है, यहाँ पर एक्स का मान 0 है। तो निम्नतम मान तो कितना है? -1, और एक्स का अधिकतम मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोस थीटा का न्यूनतम मान तो -1 है और अधिकतम मान कितना है? 1। तो कोस थीटा का मान -1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 1 तक हो सकता है। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 5, 6 और 7 को हल कर सकते हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।